दोपहर का वक्त था। कमरे में फैली खामोशी अजीब सी भारी लग रही थी, जैसे दीवारें भी सांस रोक के बैठी हों। खिड़की के पर्दे से धूप की हल्की लकीर अंदर आ रही थी, जो फर्श पर एक बेजान सी लकीर बनाए ठहर गई थी। लैला बिस्तर के किनारे खामोश बैठी थी, नजरें अपने हाथों पर जमाए हुए। इसकी उंगलियां कभी आपस में उलझ जाती, कभी बेख्तियार खुल जाती, जैसे दिल का इस्तराब हाथों में सिमट आया हो। सर के बाल ढले हुए थे, दुपट्टा कंधों से जरा सिरक चुका था, मगर इसे इसका एहसास तक नहीं था। 4 महीने 10 दिन से वो इस कमरे में ही कैद थी। बाहर जाना जैसे वो गुनाह समझती थी। मुसलसल बस एक गैर मरई नुक्ते को ही घूरे जा रही थी। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी जब चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज सुनकर वो चौंकी, जैसे किसी ने इसकी सोचों का सिलसिला तोड़ दिया हो। दरवाजा खुला और कुलसूम अंदर दाखिल हो गई थी, इसके भाई की बीवी। लैला की नजर जो ही उस पर पड़ी, इसने फौरन दुपट्टा संभाल कर सर पर दुरुस्त कर लिया। ये हरकत बेसाख्ता थी, बरसों की सीख जिसे एक लम्हे में जाग उठी हो। इद्दत में इसने खवातीन से भी पर्दा किया था। कुलसूम ने एक नजर इसे देखा, सर से पांव तक, और आहिस्ता से बोली, आज तुम्हें गुस्ल करना है ना? लहजा निहायत संजीदा था। लैला ने इस बात में हल्का सा सर हिला दिया, मगर जुबान साथ न दे सकी थी। कुलसूम ने बात आगे बढ़ाई, आवाज में एक अजीब सी रस्मी ठहराव था। और मगरिब के बाद तुम्हारी इद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत अजीब हो रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी, जहां तुमने 4 महीने 10 दिन सब्र के साथ ये वक्त निकाला है, आगे भी इसी तरह अक्लमंदी का मुजाहरा करना। तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर हद से ज्यादा हसास हो चुका है। खुदा के लिए मेरे शौहर को मजीद तकलीफ मत देना। ये सुनते ही लैला के दिल में जैसे कोई सुई चुभ सी गई थी, लेकिन इसने महज सर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं बोला था। कुलसूम लम्हा भर को रुकी, फिर गोया हुई, खैर ये बातें बात की हैं, इसके आगे तुमने क्या सोचा है? मेरे कहने का मतलब है, इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद तुम क्या करोगी? लैला ने घबरा कर नजरें उठाई, आवाज कांप रही थी। भाभी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही। आप क्या कहना चाहती हैं? वो वाकई बुरी तरह उलझ चुकी थी, इसको बिल्कुल इनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया था। कुलसूम ने गहरी सांस ली। इस सांस में थकन भी थी, झंझलाहट भी, और शायद कोई दबी हुई खुदगर्जी भी। वो आहिस्ता से इसके करीब आकर बैठ गई और इसकी जानिब देखते हुए बोली, मेरा इरादा ये बातें अभी कहने का नहीं था, लेकिन देखो, हर इंसान को खुद ही समझ आना चाहिए। मेरी भी मजबूरी है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सुनकर बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम पहले ही हर चीज से वाकिफ हो जाओ, ताकि तुम्हें बाद में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। लैला खामोश रही, सिर्फ सुनती रही। मेरा शौहर इतना नहीं कमाता कि मेरे और बच्चों के साथ तुम्हारा भी खर्चा बर्दाश्त करे। शादी से पहले तुम अपने भाई की जिम्मेदारी थी, लेकिन शादी के बाद अब तुम्हें खुद चाहिए अपने बलबूते पर खड़ी हो जाओ। मेरा मतलब, बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारे भाई पर फर्ज है, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हारे भाई पर फर्ज है। हमने तुम्हारी शादी इतने बड़े आदमी से इसलिए करवाई थी कि तुम अपने घर खुश रहो, हमें भी कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन इस हादसे की वजह से हम खामोश हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी पर लाखों पैसा लगाया है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मगर इसके बावजूद तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से की है, मगर अब इसके पास कुछ नहीं बचा। वो बिल्कुल खाली हो चुका है। वो एक लम्हा रुकी, फिर सर्द लहजे में बोली, अब तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना? इस बात को समझती हो तुम? लैला के चेहरे का रंग फक हो गया। अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, मगर दिल मानने से इनकार कर रहा था। कुलसूम ने बात को समेटते हुए कहा, मेरा कहने का मकसद साफ है। तुम्हें यहाँ रहकर काम करना होगा, नौकरी करनी होगी, जब भी कुछ हो सकता है। देखो, एक औरत की मजबूती इसके काम से ही होती है। अब जो हादसा तुम्हारे साथ पेश आ चुका है, इसको मद्देनजर रखते हुए तुम्हें चाहिए तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करो और अपने कदमों को मजबूत करने के लिए कोई नौकरी करो। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, बाशऊर हो, अपने भाई का अब सहारा बनो। ये बातें मुझे नहीं समझानी चाहिए थी, तुम्हें खुद समझनी चाहिए थी, मगर खैर, अब मैंने कह दिया है तो इस पर ध्यान जरूर देना। लैला बेयकीनी से इसकी तरफ देखती रह गई। चंद लम्हों बाद अटकते हुए लहजे में बोली, मगर भाई ने तो कभी मुझे नौकरी का नहीं कहा। वो तो नौकरी का नाम सुनते ही गुस्सा करते हैं। बेशक भाभी, मैं बाशऊर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं काम के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। कुलसूम के होंठों पर एक मध्यम सी हंसी उभरी, मगर आंखों में संजीदगी थी। तुम्हारे भाई सदा के बेवकूफ हैं, वो कदरे हकारत से बोली, लेकिन मुझ में बहुत समझ है। अपना ठिकाना देख लो लैला, यहाँ रहना है तो नौकरी करनी होगी और पैसे घर में देने होंगे, जब भी इस घर का खर्च चल सकता है।
तुम्हें अब हिस्सेदार बनना ही होगा, माजत के साथ, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा भाई फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। ये कहकर वो एक लम्हा भी रुकी नहीं, उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पीछे देखे बाहर निकल गई थी। कमरा फिर खामोश हो गया था, मगर अब इस खामोशी में सुकून नहीं था। लैला कुछ देर वहीं बैठी रही जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। फिर अचानक इसके सब्र का बंधन टूट गया। वो बिस्तर पर झुक गई, दुपट्टा चेहरे पर डाल लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। धूप की वो लकीर अब भी फर्श पर वैसे थी जैसे इस दर्द से बिल्कुल बेखबर। इसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि इसकी हंसती खेलती जिंदगी को ऐसे आग लग जाएगी। इसने कितनी उम्मीदों के साथ शादी की थी, मगर इसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। असर के दरमियान वो नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वो अब गौसल लेकर फारिग होना चाहती थी। वॉशरूम में नीम गर्म पानी की आवाज दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। भाप आईने पर जम चुकी थी जिससे अक्स धुंधला गया था। वो खामोशी से नहा रही थी जैसे पानी के बहाव में अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। अचानक एक झटके से लाइट बंद हो गई। वॉशरूम तारीकी में डूब गया। सिर्फ बाहर से आती हल्की सी रोशनी, दरवाजे के नीचे लकीर की सूरत नजर आ रही थी। इसका दिल जोर से धड़का। इसने घबरा कर इधर उधर हाथ फैलाए, दीवार को टटोला, मगर कुछ समझ में नहीं आया। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई मौजूद है। वो बेख्तियार घबरा कर बोली, कौन है? इसकी आवाज कांप गई। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। इस लम्हे किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंकी, हाथ झटकने की कोशिश की, चिल्लाई भी, मगर आवाज गले में दबकर रह गई। खौफ ने इसके जिस्म को जकड़ लिया। चंद ही लम्हों में इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो गई थी। कौन था? इसने इसे इस तरह अगवा किया था, इसे कुछ समझ नहीं आया था। बस सिर्फ आखिरी लम्हे इसे तेज बदबू महसूस हुई थी और फिर दोबारा वो बेहोश नहीं रह पाई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 घंटे बीत गए थे। कुछ लम्हे बाद इसे होश आने लगा था। गर्दन में हल्की सी दर्द की लहर दौड़ी। आंखें खोलते वो एकदम चौंक कर बैठ गई थी। ये जगह इसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। कमरा कुशादा था, दीवारों का रंग हल्का, पर्दों से शाम की सुनहरी रोशनी अंदर छन कर आ रही थी। दिल और दिमाग दोनों जैसे मुंजमद थे। इसने अपने हाथ देखे, सांस ली, सब कुछ ठीक था, मगर खौफ अब भी अंदर धड़क रहा था। इससे मिलता जुलता कमरा इसके ससुराल का था, लेकिन कमरा इसके ससुराल का बिल्कुल नहीं था। इस वक्त वो कहाँ थी, इससे बिल्कुल इल्म नहीं था। वो चारों तरफ हैरान निगाहों से देख रही थी और वो भी कोई शोर करती या कुछ कहती। इसी पल कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। कदमों की ठहराव बड़ी आवाज आई। दरवाजे से जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, इससे देखकर इसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिस्सामत, कसरती वजूद, चेहरा वैसे जैसे वो बरसों याद में संभाले बैठी थी। जरार खानजादा। वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। आवाज खुद ब खुद निकल गई थी, जरार खान, आप जिंदा हैं? लेकिन आप तो मर चुके थे। आपकी डेड बॉडी। वो सांस लेना भूल चुकी थी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका मरहूम शौहर था, जो कुछ वक्त पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन अब जिंदा सलामत खड़ा था। अल्फाज इसके होंठों पर ही रुक गए थे। वो शख्स इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया था। इसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूं, इससे ज्यादा और क्या कहूं। लबों पर एक शरीर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो सर झटकने लगी जैसे हकीकत कबूल करने से इनकार कर रही हो। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपकी कोई हम शक्ल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद ताबूत में आपकी लाश देखी थी। आप सच बताएं, क्या आप हकीकत में मेरे सामने खड़े हैं या मेरा ख्याल है? वो एक कदम और आगे आया, मगर फासले का ख्याल रखते हुए आवाज में नरमी थी। हम शक्ल बेगम, आप हद करती हैं जी। अगर तुम चाहो तो सुहाग रात की 1000 निशानियां गिनवा सकता हूँ, लेकिन अभी तुम घबरा रही हो। अंदर मायने खेज था। वो बेबसी से बोली, मैं मान ही नहीं सकती। आप नहीं हो। 4 महीने 10 दिन, ये सब कोई ख्वाब नहीं हो सकता। मैं इतनी लंबी नींद नहीं सो सकती। आप झूठ बोल रहे हो, आप धोखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसने आहिस्ता से इसका हाथ थामा जैसे डर को थामना चाहता हो। देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो ये सब क्यों करता। इसने अचानक एक नाजुक सी गुस्ताखी की थी, जबकि वो करंट खाकर दूर हुई थी। इसके लम्ब से इसके बदन में एक पुरानी वाकफियत की लहर दौड़ गई थी। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। ये सब हकीकत है, लेकिन आप जिंदा कैसे हैं? प्लीज, आप कौन हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
खुदा के लिए मुझे हकीकत बता दो, ये कैसे हो सकता है? जरार ने गहरी सांस ली। ये कहानी लंबी है। 4 महीने हो गए हैं तुमसे दूर रहा हूं। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना है, मगर अभी तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है और मुझे सिर्फ तुमसे सुकून चाहिए, प्लीज। ये कहते वो करीब हुआ था और निहायत आहिस्तगी से इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में लिया था। चल लम्हे वो इसकी बेबाक गुस्ताखियां बर्दाश्त करती रही और फिर वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं, डरी हुई हूं, यह सब कुछ ख्वाब लग रहा है। इसने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। फिलहाल बस इतना जानो कि तुम अकेली नहीं हो, बाकी बातें वक्त पर होंगी और अभी मुझे सिर्फ सुकून लेने दो, प्लीज। वो ग्लास थामे इसके चेहरे को देखती रही, जैसे हर लकीर को परख रही हो। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर इस तेज धड़कन में हैरत के साथ एक सवाल भी था जो इस मंजर के खत्म होने के बाद ही जवाब चाहता था। लेकिन अब मंजर खत्म नहीं हो सकता था। वो बहुत आहिस्तगी से इसको अपनी बाहों में उठा चुका था और बहुत प्यार से इसको अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा रहा था। वो इसको रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब इसकी गिरफ्त से रेत की मानंद फिसल रहा हो। वो धीरे धीरे इसके वजूद में बहकती जा रही हो। इसने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको खुद में गुम कर दिया था। इस बात से अनजान इनकी ये मुलाकात कितनी जानलेवा साबित होने वाली है। रात कतरा कतरा करके पिघलती गई थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में कब सोए कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की नरम रोशनी बिस्तर पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए बेड पर बैठ गई थी। खामोशी से पहलू में लेटे हुए शख्स को गौर से देखने लगी थी। कल रात जब वो करीब आया था, इसकी हर गुस्ताखी इसकी शौहर जैसी थी। वो इसको बहुत गौर से देख रही थी। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि खुदा ताला इतना बड़ा मुआवजा भी करता है। वो मुसलसल इसको देख रही थी। यही वजह थी कि वो थोड़ी देर बाद जाग गया था। कमरे में हवा हल्की हल्की हरकत कर रही थी। पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और रोशनी की नरम शुआएं इनके चेहरों पर खेल रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, उठ गए आप? वो आंखें मसलते हुए बोला, अभी इरादा नहीं था, बिला वजह तुम घूर रही थी तो आंख खुल गई। इसकी आवाज में थोड़ी खस्तगी और बेचारगी थी, लेकिन इसकी आंखें अभी भी सच्चाई के भंवर में दरसी हुई लग रही थी। इसने बेसाख्ता कहा, छोड़े इन बातों को, मुझे आप सच सच बताएं, ये सब क्या था? 4 महीने पहले जो हुआ था वो क्या था, और अब जो हो रहा है वो क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे हकीकत बताएं, मेरा दिमाग फट जाएगा। कुछ लम्हे वो खामोश रहा। कमरे की खामोशी में सिर्फ इसकी सांसों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर इसने गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक एजेंट हूँ, कमिश्नर एजेंट जरार खान। दरअसल एक केस अचानक मेरे ऊपर आ गया था जो मुझे बहुत बुरी तरह फंसा सकता था। अगर ऐसा होता तो मेरी पोस्ट चली जाती, मेरा घर जब्त हो जाता और तुम्हें भी बिला वजह पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते। मैंने सिर्फ हल निकालना था और इसके लिए मुझे खुद को मुकम्मल तौर पर खत्म करना पड़ा। इसके चेहरे पर गहरी निगाह डाली, जिसे अपनी हर बात में सच्चाई की जमानत देना चाहता हो। वो बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। आपको अंदाजा भी है मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, कैसे कैसे जुमलों को मैंने बर्दाश्त किया है। अगर ऐसा था तो कम से कम आप एक खत के जरिए मुझे पैगाम दे देते। आपने शादी मुझे तकलीफ देने के लिए की थी। इसके होंठों पर हल्की लर्जिश थी। वो इसके आंसू अभी भी बिस्तर पर गिरते जा रहे थे। इसने नरम लहजे में कहा, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब मैं वादा कर रहा हूं जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मुस्बत क्यों नहीं सोच रही तुम? इसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं, मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। इसकी आवाज में गुस्सा और दर्द की मिली जुली कैफियत थी और वो रोते हुए बिस्तर से उठी और कमरे से चली गई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी नजरें इसके पीछे देख रही थी, जैसे हर कदम इसकी याद दिलाता हो। कमरे की रोशनी अब मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। पर्दे के किनारे हल्की हल्की हवा में लर्ज रहे थे और बिस्तर की चादर पर आंसुओं के धब्बे अभी ताजा थे। इसके दिल में एक अजीब खालीपन और उम्मीद का मलगूबा था कि अब सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन इसके जाने के बाद खामोशी में सिर्फ यादें रह गई थी और कमरे की हवा में इसकी मौजूदगी की खुशबू। कमरे की छोटी छोटी चीजें जैसे हर पल इनके जज्बात का हिस्सा बन गई थी। घड़ी की टिक टिक, पर्दे का सरसराना, बिस्तर पर आंखों के धब्बे और हर चीज में एक नया सवाल छुपा था, एक नया आगाज जो उसे वक्त के साथ ही जवाब दे सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर बाद हॉल की खामोशी में एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। वो सोफे पर मुंह फैलाए चेहरे पर गुस्से के साए लिए बैठी थी।
जैसे हर लम्हा अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती हो, लेकिन जुबान पर काबू रख रही हो। पर्दे के किनारे धीरे धीरे हिल रहे थे और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैल रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर घबराहट या नरम रोशनी का असर नहीं पड़ा था। चल लम्हे बाद सीढ़ियों की सरसराहट सुनाई दी और वो एक लम्हे के लिए चौंक कर उठ गई। वो वहां था, कदम कदम से चलता हुआ, एक कुदरती एतमाद और खामोश कुव्वत के साथ। इसने फौरन अपना मुंह घुमा लिया, जैसे नाराजगी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जरार ने इसे देखा, मुस्कुराया और फिर जल्दी की सोफे के करीब आकर बैठ गया। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन इसने इसकी कलाई को थाम लिया था और आहिस्ता से इसे पकड़कर सोफे पर दोबारा बैठा दिया था। वो भी मुंह फैलाए बैठी थी, नजरें नीचे, लेकिन दिल के अंदर जज्बात के तूफान छुपाए हुए थे। कमरे की खामोशी में सिर्फ इनके सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जरार ने धीरे लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, मैं माफी चाहता हूं, मैंने जो तकलीफ तुम्हें दी इसके लिए मुझे अफसोस है। इसने सर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और इसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, और तुम्हें अकेला छोड़कर गायब होना ये सब सिर्फ एक वजह से था। मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो इसकी बातों को सुनकर भी कुछ कहने के काबिल नहीं रही। इसने थोड़ी देर खामोशी के बाद सर उठाया और पूछा, खैर ये घर किसका है? हम यहाँ क्यों हैं? आपके अम्मी बाबा के घर क्यों नहीं गए? जरार ने आहिस्ता लहजे में जवाब दिया, केस 75% हल हो चुका है, बाकी 25% बाकी है। इस वजह से मैं भी मंजर पर नहीं आया। तो मैं गायब भी मैंने बिल्कुल लोगों की नजरों में आए बगैर किया है। किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। तुम्हें अगर कोई फर्क पड़ रहा है, अगर मसला है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर वापस छोड़ आता हूँ। इसने गुस्से में सर हिलाया और कहा, बात नहीं करनी मुझे आपसे। आपके पास यही सब है, मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। आप क्यों मुझे मना रहे हैं? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब थे आप मेरे पास। जरार ने इसकी आंखों में देखते हुए दोबारा माफी मांगी। मैं जानता हूँ, मैं एक बार फिर माफी चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम तकलीफ में रहो। लेकिन वो इसके हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ चल दी। इसके कदम सख्त और फैसला कुन थे। हॉल में इसकी आवाज और कदमों की गूंज रह गई। वो सोफे पर थोड़ी देर बैठा रहा, खामोश, लेकिन अहद के साथ कि वो इसे कभी दोबारा अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। इसने कई दफा इससे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो एक दफा भी इसकी बात सुनने को राजी नहीं थी। अगर इस बेवकूफ को जरा भी इल्म होता कि आज का दिन इसे दोबारा जुदाई की तरफ ले जाएगा, तो वो कभी भी इससे इतना नाराज नहीं होती। रात की खामोशी कमरे में छाई हुई थी। सिर्फ हल्की रोशनी की किरणें पर्दों के किनारे से फिसल कर सोफे तक पहुंची थी। वो सोफे पर खामोश बैठी हुई थी। चेहरे पर थकावट और बेबसी के आसार थे। आंखों में शब रोज की थकन की झलक नुमाया थी। दरवाजे की खड़क सुनकर इसने सर उठाया और जैसे इसके कदम कमरे में दाखिल हुए, वो एक लम्हे के लिए चौंक कर रुक गई। वो कदम कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया। इसकी आंखों में सुकून और पुरअज़म कैफियत थी। वो धीरे से बोला, एक दफा मेरी बात तहम्मुल से सुन लो। इसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। वो बोलते सोफे के बराबर बैठ गया था। कमरे में एक अजीब सुकून छा गया था। वो अभी मुंह मोड़े नजरें नीचे किए बैठी रही थी, जैसे हर लफ्ज को वो छान रही हो कि इसे दिल पर बिठाए या नहीं। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर इसने धीमे लहजे में कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैरून मुल्क। फिलहाल मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लिए खतरा है। इसलिए तुम अपने भाई के घर चली जाओ। मैं तकरीबन 2 से 4 महीने बाद लौटूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। वो एक झटके से पलटी। बेयकीनी की हालत में इसको देखने लगी। इसकी आंखें हैरत और दुख से भर गईं। हल्की हिचकियां इसके गले से फूट रही थी। इसने आहिस्ता से सर हिलाया और धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन देखो मैं मजबूर हूँ। इसने सख्त लहजे में कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसा कौन सा केस है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्या आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? अगर ऐसा ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर थोड़ी लड़ती आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद अचानक मुझ पर इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। मैं बहुत मजबूर हूँ। इसने सर झुकाते हुए कहा, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। जरार ने नरम लहजे में कहा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिर इसने अपनी जेब से एक छोटी पर्ची निकाली और आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ाई। धीमी आवाज में बोला, इसमें मेरा नंबर लिखा है, तो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, और अब चलो। वो कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कदम धीरे लेकिन पुरअज़म थे। पीछे रह गई वो
हिचकियों के साथ रो रही थी। इसकी आंखों में धुंधला सा खौफ और दिल में बेचैनी छाई हुई थी। कमरे की रोशनी में इसकी तन्हाई वाज़ेह नजर आ रही थी। पर्दे के किनारे हल्की हवा में सरसराते और सोफे की नरम साख्त पर इसके बैठने की छाप अब भी ताजा थी। खामोशी में सिर्फ इसके रोने की आवाज गूंज रही थी और हर हिचकी इसके दिल की टूट फूट को बयान कर रही थी। कमरे की हर चीज, सोफा, पर्दे, दीवारें जैसे इसके जज्बात की गवाह बन चुकी थी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया और रात की हवा में वो तन्हाई और इज़्तिराब के एहसास के साथ रह गई, जबकि बाहर अंधेरा और खामोशी इसे अपने सन्नाटे में घेरे हुए था। ये लम्हा सिर्फ जुदाई और नाराजगी के बीच का था, लेकिन हर एक झटके में उम्मीद की एक किरण भी छुपी थी, एक वादा जो शायद वक्त के साथ ही हकीकत में बदलता। कुछ ही देर बाद सुलेमान हाउस के सामने गाड़ी रुकी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी थी। इन गाड़ी के जाते सड़क की खामोशी इसे और ज्यादा काटने लगी थी। इसने अपने आंसू हाथ की पुश्त से साफ किए, गहरी सांस ली और दरवाजे की घंटी बजा दी। दिल इस रोज से धड़क रहा था जिससे अभी बाहर आ जाएगा। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने सुलेमान खड़ा था। इसे देखते इसके जब्त का आखिरी बंधन टूट गया था। वो कुछ कहता, इससे पहले वो रोते हुए इसके सीने से जा लगी। इसका सर सुलेमान के सीने में छुप गया था और इसके कंधे हिचकियों से लड़ने लगे थे। सुलेमान चंद लम्हे बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, न इससे कुछ पूछा न कोई सवाल किया। बस इसके सर पर हाथ रखा, जैसे ये यकीन दिलाना हो कि वो अकेली नहीं है। कुछ देर बाद वो खुद इससे अलग हुई। आंखें सुर्ख थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसने अपने भाई की तरफ देखा और टूटती हुई आवाज में बोली, भाई जरार जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। सुलेमान चौंक तो गया मगर फौरन होश में आ गया। इसने फौरन इसकी कलाई थाम ली और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा। ये कहते इसने दरवाजा बंद कर दिया और इसे बाजू से पकड़कर सीधा इसके कमरे की तरफ ले आया। कमरा वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। बेड सलीके से लगा हुआ, सोफे पर इसका पुराना शॉल रखा था। सुलेमान ने इसे सोफे पर बिठाया और खुद भी इसके साथ बैठ गया था। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर सुलेमान ने आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में कहा, तुम यहाँ से कल गई थी ना? इस दिन मुझे जरार की तरफ से मैसेज आ गया था। यकीन करो मैं खुद भी बहुत हैरान था। ये कोई मामूली केस नहीं है। वो सर झुकाए सुनते रहे। आंसू गालों पर बह रहे थे। इसने मुझे सख्ती से कहा था कि मैं तुम्हें सब समझा दूं। सुलेमान ने बात जारी रखी, इससे झूठे कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश हो रही है और साथ ही करप्शन के भी इल्जामात हैं। अगर वो पाकिस्तान में रहता तो बुरी तरह फंस जाता। इसकी पोस्ट खतरे में है, इसका करियर खतरे में है। वो तड़प कर बोली, लेकिन भाई अगर वो जिंदा थे तो कम से कम मुझे बता तो देते, मुझे एक खत एक पैगाम ही भेज देते। आपको अंदाजा इन 4 महीनों में मैंने कितनी अजियत बर्दाश्त की है। सुलेमान ने गहरी सांस ली। मुझे अंदाजा है, मैं जानता हूं तुमने क्या कुछ झेला है, मगर सुनो, इसलिए वो भी दुनिया की नजरों से गायब है, ना सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बल्कि अपने ओहदे को भी बचाने के लिए। अगर तुमने इस वक्त हौसला छोड़ दिया तो वो केस का नहीं रहेगा। वो फुट फुट कर रो पड़ी। इन्होंने अच्छा नहीं किया भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा सदमा दिया मुझे। सुलेमान ने नरमी से इसके आंसू पूंछते हुए कहा, मैं मानता हूं वो गलत था, मगर अब मामला जज्बात से नहीं संभलेगा, होश से संभलना होगा। इसने अचानक सवाल किया, तुम्हारी भाभी ने तुमसे नौकरी की बात की होगी ना? वो चौंकी और आहिस्ता से सर हिला दिया। सुलेमान के लहजे में फौरन सख्ती आ गई। तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं सब संभाल लूंगा, घर खर्च सब कुछ, तुम बस हौसला रखो। ये सुनते वो दोबारा इसके सीने से लग गई। इस बार इसके रोने में खौफ के साथ साथ एक हल्का सा इत्मीनान भी शामिल था। सुलेमान ने इसे मजबूती से थाम लिया, जिसे टूटने नहीं देगा। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर कहीं रात गहरी हो रही थी, मगर इस कमरे में कम से कम अभी ये यकीन मिल गया था कि वो बिल्कुल अकेली नहीं है। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगले दिन इसे देखकर इसकी भाभी बुरी तरह चौंक गई थी, लेकिन सुलेमान ने बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल लिया था कि वो इसे लेकर खाला के घर चला गया था। थोड़ा बहुत कुलसुम ने शोर किया था, ऐसे कैसे, कल तक तो आप बड़ा परेशान थे, लेकिन आज अचानक ये वापस कैसे आ गई? मगर सुलेमान के डांटने पर वो बिल्कुल खामोश हो गई। लेकिन कुलसुम का शक बहुत बुरी तरह इस पर बढ़ चुका था। यही वजह थी कि अब वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। 1 महीना बीत चुका था। सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। वो घर के दरवाजे से निकलकर करीबी पार्क की तरफ आ गई। दिल अजीब सी कैफियत में घिरा हुआ था, जैसे सीने में कुछ बोझ रख दिया गया। तबीयत निढाल लग रही थी। कदमों में वो रवानी नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। पार्क की पगडंडी पर चंद लोग वॉक कर रहे थे। कहीं परिंदों की आवाजें थी, कहीं बच्चों के झूलों की हल्की चिड़चिड़ाहट। मगर इसके लिए ये सब मनाजर जैसे बेरंग थे। वो कुछ देर चलने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गई।
ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر اس نے گہرا سانس لیا، نظریں سامنے درختوں پر جما دی، مگر سوچیں بے قابو تھی۔ کبھی زرار کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، کبھی بھائی کی باتیں، اور کبھی رات کی وہ جدائی جس کا زخم ابھی تازہ تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان اس نے ایک دفعہ بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف خود کو کوس رہی تھی کہ جب وہ اس سے ملی تھی کم از کم جی بھر کر اسے دیکھ لیتی، اس سے باتیں کر لیتی۔ اسے فون کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ مسئلہ اسی روز شروع ہو چکا تھا جب وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک اس سے اپنے برابر میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، اس نے چونک کر سر گھمایا۔ ایک اجنبی شخص وہاں کھڑا تھا، درمیانہ قد، آنکھوں میں سختی، لباس عام سا مگر انداز سوالیہ تھا۔ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایک عجیب گھبراہٹ ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی غریب مخلوق ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بنا کچھ کہے گھر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ابھی 2 قدم ہی بڑھی تھی کہ وہ شخص تیز چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ آدمی سے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مسز زرار خان ہے نا؟ جھوٹ نہیں بولیے گا، سچ سچ بتائیں، آپ ہی مسز زرار خان ہے نا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں مسکرایا، مسز کیسے ہو سکتی ہیں آپ کے شوہر تو مر چکے ہیں نا؟ پھر آپ نے اس ٹائٹل پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ وہ جان بوجھ کر اس کو اپنی باتوں میں بری طرح الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں جو اس طرح 20 سڑک پہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوالات کر رہے ہیں؟ اس کے بھائی نے کچھ دن پہلے اس پر سختی کی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس کا شوہر زندہ ہے، اور اب ایک اجنبی شخص کا اس طرح سے مخاطب کرنا نہ جانے کیوں اسے خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ فوراً بولا، محترمہ شاید آپ کا دماغ خراب ہے، یہ 20 سڑک نہیں، ایک پبلک پارک ہے، آپ کو زیادہ ہی الٹی باتیں کرتی ہیں۔ محترمہ، اس کی آواز میں بدتمیزی صاف جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ضبط سے بولی، لیکن آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ فوراً اس کے سامنے کہیں غائب ہو جائے، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک قدم اور قریب آ گیا۔ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں آپ کا شوہر کہاں ہے؟ میں آپ کے راستے میں دوبارہ نہیں آؤں گا اور نہ ہی آپ کو پریشان کروں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو یاد رکھیے گا میں ہر لمحہ آپ کے دروازے پر آؤں گا اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ بہتر ہے سچ بتا کر آج ہی اپنی جان چھوڑا لیں۔ اس سوال پر اس کی سانس اٹک گئی۔ لمحہ بھر کے لیے دل ایسے دھڑکا، اسے لگا سب سن لیں گے۔ اس نے پھر بھرپور کوشش کے لیے کر کے خود کو قابو میں رکھا اور صاف لہجے میں بولی، میرے شوہر مر چکے ہیں، میں ان کی بیوہ ہوں۔ وہ آدمی ہنس پڑا، ایک سخت اور تلخ ہنسی۔ جھوٹ مت بولیے، ابھی 1 مہینہ پہلے آپ ان سے مل کر آئی ہیں، ان کے ساتھ رات گزار کر آئی ہیں۔ سچ سچ بتائیں اس وقت وہ کون سے ملک میں ہیں؟ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اسے چہرے پر خوف آنے نہیں دیا۔ یہ بکواس ہے، اور تیزی سے بولی۔ جبکہ وہ غصے سے بولا، آپ ہم سے کچھ بھی چھپائیں گی؟ تو اس نے انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ اب اس کے اندر غصہ ابھرا۔ پہلی بات وہ مضبوط آواز میں بولی، آپ اس طرح مجھے روک کر سوال نہیں کر سکتے، اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صاف دھمکی ہے، میں آپ کے خلاف کمپلین کر سکتی ہوں۔ ابھی راستے سے ہٹیے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے نکلنے لگی۔ اچانک وہ آدمی چیخ اٹھا، بہت جلد تمہیں اور تمہارے شوہر دونوں کو حوالات کے پیچھے ڈالوں گا۔ میرے بھائی کو تمہارے شوہر نے مارا تھا، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، انتقام اور جنون واضح تھا۔ دل کام گیا، مگر وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر وہاں سے تیز قدموں سے نکل گئی تھی۔ اس کے قدم پارک کے راستے پر لڑکھڑا رہے تھے۔ سانس تیز تھی، دل میں خوف نے پنجے گاڑ دیے۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ زرار کا کیس کتنا خطرناک ہے، اور اس خطرے کا سایہ اب تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس پل طے کر لیا تھا کہ وہ باہر نہیں نکلے گی، مگر جانتی نہیں تھی کہ اس کا شوہر اسے خود اپنے ہاتھوں سے بری طرح پھنسا چکا ہے۔ 15 دن بعد اس کی طبیعت دن بہ دن بہت عجیب ہو رہی تھی۔ آج اس نے ٹیسٹ کروایا تھا، مگر دوپہر میں سونے کی وجہ سے رپورٹ اس کے آنے کی بجائے اس کی بھابھی کے پاس چلی گئی تھی۔ اس بات سے انجان اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان کھڑا ہونے والا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہال میں خاموشی یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے ہوا بھی آہستہ سانس لے رہی ہو۔ وہ سر جھکائے صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھیں، دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ بار بار سانس بھاری ہو رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ گھبراہٹ کس بات کی ہے۔ گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اس لمحے کلثوم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، چہرہ سخت اور آنکھوں میں غصے کی چمک۔ وہ بغیر رکے اس کے سامنے آ کر کاغذات فرش پر پھینکتی ہوئی بولی،
मुझे इसका जवाब चाहिए। ऐसे कैसे तुम हमारे घर में रहते हुए ये गंदा काम कर सकती हो? तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? तुम क्या समझती हो मैं अंधी हूं, इस घर में आंखें बंद करके रह रही हूँ? मुझे इसी दिन शक हो गया था जब अचानक तुम घर से गायब हुई थी। तुम हो ही गलीस लड़की, जबकि तुम्हारा शौहर मर गया क्योंकि वो एक बाकिरदार मर्द था। तुम जैसी लड़की के साथ इसकी जिंदगी लिखी नहीं थी। वो एकदम चौंक गई, सर उठाया, दिल तेज धड़कने लगा था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसकी भाभी इससे क्या बोलना चाहती। वो घबराए हुए लहजे में बोली, भाभी आप ही क्या बोल रही हैं? क्या आया रिपोर्ट्स में? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, कई दफा उल्टियां हो गई, एक दफा मैं बेहोश भी हो गई, इसलिए खून टेस्ट करवाया था। ऐसा रिपोर्ट में क्या आया है जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? कांपते हाथों से इसने फर्श से एक रिपोर्ट उठाई, नजर जैसे ही अल्फाज पर पड़ी दुनिया घूम गई। रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह थी, वो प्रेग्नेंट थी। इसकी उंगलियां लड़ने लगी थी। इसने बेयकीनी से कुलसुम की तरफ देखा जैसे कोई मजाक हो, कोई गलती। कुलसुम आगे बढ़ी और बगैर किसी तौकफ के इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम क्या समझती हो मैं तुम पर नजर नहीं रखती? वो चीखी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने शौहर की बेवा हो, अपने भाई के घर में रह रही हो और इतना घिनौना काम। आज आने दो तुम्हारे भाई को, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कराऊंगी। मैं तुम जैसी लड़की के साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुम ऐसे कैसे हमारा नाम डबो सकती हो? तुम्हारा भाई तुम पर कितना मान करता है, तुम ऐसे कैसे इसका नाम बर्बाद कर सकती हो? अगर इतनी आग थी तो कम से कम हमें बता देती, तुम्हारी शादी करवा देते। ऐसा गंदा काम करने की जरूरत क्या थी? वो सदमे से साकित हो गई, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। भाभी अल्लाह के लिए, इसने रंधी हुई आवाज में कहना चाहा, मगर बात मुकम्मल नहीं हो सकी। कुलसुम ने तेज लहजे में कहा, बताओ सच सच, ये किसका बच्चा है? किसके साथ मुंह काला किया तुमने? वो जवाब देने के लिए मुंह खोल रही थी कि इसी लम्हे घर का मेन दरवाजा खुलने की आवाज आई। कदमों की आहट सुनाई दी। सुलेमान घर में दाखिल हुआ था। कुलसुम फौरन लपक कर इसकी तरफ बढ़ी, आवाज में जहर घोले हुए, देखो तुम्हारी बहन ने किसका गंदा काम किया है। न जाने अपने पेट में किसका गंध लिए फिर रही है, प्रेग्नेंट है ये। वो मजीद बोलने वाली थी कि एक जोरदार आवाज गूंजी। सुलेमान ने अचानक कुलसुम के मुंह पर एक सख्त थप्पड़ मार दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया था। इसकी आंखों में आग थी, आवाज गरजदार थी, मेरी बहन पाक दामन है। खबरदार, जो तुमने इसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, मैं तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ऐसा इल्जाम नहीं। बिना मालूमात किए तुम ऐसे कैसे मेरी बहन पर इतना गंदा इल्जाम, वो भी इतने घिनौने अंदाज में लगा सकती हो? किसने तुम्हें हक दिया? तुम माँ हो इसकी, जो इसके मामलात में खड़ी होकर आवाज बुलंद कर रही हो। जवाब दो मुझे। कुलसुम सख्ते में खड़ी। ऐसा लगा था सुलेमान आज अपनी बहन को अपने हाथों से घर से बाहर निकाल देगा, मगर इसका ऐसा रद्देमल देखकर वो दंग रह गई थी। सुलेमान ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, यह बच्चा किसी और का नहीं, जरार का है, इसके शौहर का। जिंदा है वो, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और अगर तुमने अपना मुंह किसी और के सामने खोला तो याद रखना, इस घर में कुलसुम तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी इसी वक्त यहां से जाओ। बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारी आवाज नहीं आए मुझे, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसका तुमने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। कुलसुम का चेहरा जद पड़ गया था। वो एक लम्हा ठटकी, फिर बगैर कुछ कहे अंदर की तरफ पलट गई थी। इसने कदमों की आवाज दूर होती चली गई। सुलेमान फौरन पलटा और अपनी बहन के पास आया। इसके चेहरे पर जब टूट चुका था। इसने इसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। वो अब मजीद खुद को नहीं रोक सकी, फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू सुलेमान के कपड़ों को भिगो रहे थे। भाई, मुझे किसी ने एक लफ्ज भी पूछे बगैर मुजरिम बना दिया। सुलेमान ने इसके सर पर हाथ रखा, आवाज नरम मगर पुख्ता थी। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। हॉल की खामोशी में इसके रोने की आवाज गूंज रही थी, मगर इस बार वो तन्हा नहीं थी। इसके पीछे एक मजबूत साया खड़ा था, जो हर इल्जाम, हर जख्म और हर तूफान के आगे दीवार बनकर खड़ा होने वाला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद वो अपने भाई के हमरा अस्पताल चेकअप करवाने गई थी। दोपहर हमेशा की तरह बेजान और बोझल थी। सफेद दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन के साथ मिलकर किसी अनजाने खौफ को बढ़ा रही थी। वो सुलेमान के साथ वेटिंग एरिया में बैठी थी। इसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, नजरें फर्श पर जमी थी और चेहरे का रंग मामूल से कहीं ज्यादा जर्द लग रहा था। सुलेमान कभी इसे देखता, कभी मोबाइल स्क्रीन पर नजर डालता, जैसे किसी खुशखबरी की तलाश में हो। सुलेमान ने खामोशी तोड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, मेरी जरार से बात हुई है, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। वो कह रहा था कि मामला आधे से ज्यादा अपने हाथ में ले चुका है और जल्द वापस आने की कोशिश करेगा। इसने सर हिलाया, मगर चेहरे पर कोई इत्मीनान नहीं था। चंद लम्हे झिझक के बाद वो बोली, भाई आपको याद है पार्क में जो शख्स मिला था, इसने वाज़ह धमकी दी थी। वो कह रहा था कि मुझे और जरार दोनों को हवालात के पीछे डाल देगा। इसकी आंखों में नफरत थी, जैसे वो इस सब कर भी गुजरेगा। सुलेमान ने गहरा सांस लिया। मैंने बात भी जरार को बता दी है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, अभी सब ठीक हो जाएगा।
वो कुछ कहना चाहती थी मगर इस लम्हे डॉक्टर रूम का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई। इसने फाइल देखते हुए इन दोनों पर नजर डाली। मिसेस जरार, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आए। वो कुर्सी से उठने लगी थी कि अचानक दाएं जानिब से भारी बूटों की आवाज आई। चंद लम्हों में वेटिंग एरिया का सकून टूट गया। 4-5 पुलिस एहलकार तेजी से अंदर दाखिल हुए। आसपास बैठे लोग चौंक कर इन्हें देखने लगे। इसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। सुलेमान ने फौरन इसके सामने कदम बढ़ाया। एक पुलिस अफसर आगे आया, चेहरे पर सख्ती थी, आवाज में रौनक। हमें मिसेस जरार को अरेस्ट करना है, ऊपर से ऑर्डर है। ये रहा अरेस्ट वारंट। इसके हाथ से फाइल छूटते छूटे बची। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सुलेमान ने फौरन आवाजें बुलंद की, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मिसेस जरार नहीं है, बेवा है। इनके शौहर वफात पा चुके हैं। 6 महीने हो गए हैं। आप किस बुनियाद पर मेरी बहन को अरेस्ट कर रहे हैं? पुलिस अफसर ने बेबुनियादी से शान उचकाए। हम इन जाती बातों में नहीं पड़ते। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिस्टर जरार जिंदा है और एक खातून इनसे मिल चुकी है, इसलिए ये मैडम हामला है। इनकी दूसरी शादी भी नहीं हुई, इसलिए केस वाज़ेह है। बेहतर यही होगा कि आप तावन करें। वो सहम कर पीछे हट गई। ये सब झूठ है। इसकी आवाज कप आ गई। मेरे शौहर जिंदा नहीं है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। सुलेमान ने गुस्से और बेबसी से मुठियां भींच ली। आपको समझ नहीं आ रहा? ये सिर्फ इल्जाम नहीं, अस्पताल में ये सब करना कानूनी भी नहीं है। इसी लम्हे एक लेडी पुलिस आगे बढ़ी। इसकी आवाज निस्बतन पुरसकून मगर फैसला कुन थी। आप तशवीश ना करें, तमाम बातें थाने में सुनी जाएंगी। आइए हमारे साथ चलें। इसने बेख्तियार सुलेमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, होंठ लर्ज रहे थे। भाई, सुलेमान ने इसका हाथ थामना चाहा मगर पुलिस ने आड़े आकर फासला बना दिया। हौसला रखो, सुलेमान ने बुलंद आवाज में कहा। मैं पीछे आ रहा हूं, कुछ नहीं होगा, यकीन रखो। वो चंद कदम दूर ले जा गई। वेटिंग एरिया में मौजूद हर आंख इससे घूर रही थी जैसे वो वाकई मुजरिम हो। नर्स दरवाजे के पास साकित खड़ी थी। डॉक्टर रूम के दरवाजे पर बुलाने वाली आवाज अभी तक मौलिक थी। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये सब एक गलत फहमी नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का आगाज है। और ये सोच सोचकर इसके पांव बुरी तरह ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। इसे सीधा थाने लेकर आए थे और इसे इन्वेस्टिगेशन रूम पहुंचा दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन रूम में सन्नाटा गूंज रहा था। दीवारें बेरंग थी, रोशनी हद से ज्यादा तेज मगर बेरहम, जैसे हर जाविये से इसे परख रही हो। बीच में रखी वाहिद कुर्सी पर वो सर झुकाए बैठी थी। सामने धाती मेज थी जिसकी सतह खाली थी, मगर इसके लिए वही मेज किसी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कपकपा रहे थे और आंसू बिना रुके इसकी गोद में गिर रहे थे। दिमाग जैसे मफलूज हो चुका था, सोचें बिखर कर रह गई थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला, भारी कदमों की आवाज आई। 2 मर्द पुलिस अफसर और 3 लेडी पुलिस अंदर दाखिल हुए। वो फौरन मजीद सिमट कर बैठ गई जैसे खुद को कुर्सी में गुम करना चाहती हूँ। एक लेडी पुलिस ने अफसर के लिए कुर्सी खींची। वो बैठ गया। कमरे में एक रस्मी खामोशी छा गई। अफसर ने फाइल खोले बगैर संजीदा मगर निस्बतन नरम लहजे में बात शुरू की। देखें मोहतरमा, हम आपके साथ बदतहजीबी नहीं करेंगे। आपकी हालत हमारे सामने, आप हामला है और कानून औरत की इज्जत का ख्याल रखता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा ताउन करें और सच सच बताएं। इसने सर और ज्यादा झुका लिया। आंसू की रफ्तार और तेज हो गई। अफसर ने बात जारी रखी। हमें मुस्तनद इतला मिली है कि आपके शौहर जिंदा है। तिबी और कानूनी एतबार से यह मुमकिन है कि कोई औरत शौहर के इंतकाल के 6 माह बाद हामला हो। आपके हक में बेहतर यही है कि हकीकत बता दें। वो बेख्तियार सिसकी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे शौहर मर चुके हैं। इसकी आवाज टूटे जा रही थी मगर लहजे में जिद नहीं, सिर्फ बेबसी थी। अफसर ने कुर्सी से जरा सा आगे झुककर सवाल किया, अगर आपका शौहर इंतकाल कर चुका है तो फिर ये हमल कैसे ठहरा? रिकॉर्डर के मुताबिक आपकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई? क्या आपने किसी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया? ये जुमला सुनकर वो जैसे अंदर से लड़स गई। इसने चौंक कर सर उठाया। आंखों में खौफ और सदमा साफ छलक रहा था। नहीं, वो घबरा कर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इस इल्जाम की भी इजाजत नहीं दे सकती। एक लेडी पुलिस ने कदरे सख्त अंदाज में कहा। मोहतरमा, बराए गरम जज्बाती होने की बजाय सवाल का वाज़ेह जवाब दें। कानून हकायक पर चलता है, आंसुओं पर नहीं। इसने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा। जज्बाती नहीं हो रही, मैं सच कह रही हूँ, मेरे शौहर मर चुके हैं। मैंने कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। अफसर ने गहरी सांस ली। हम आप पर दबाव डालने नहीं आए, मगर आपको ये समझाना होगा कि अगर आप हकीकत छुपाएंगी तो ये आपके खिलाफ जाएगा। अगर मिस्टर जरार जिंदा है और आप इससे मिल चुकी हैं तो ये कानूनी तौर पर संगीन मामला है। वो सीधी होकर बैठी, आवाज अभी भी कांप रही थी मगर इसमें अजीब सी मजबूती आ गई। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए मैं कोई झूठ कबूल नहीं कर रही। मैं सिर्फ वही कह सकती हूँ जो सच है। मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती और ना ही किसी इल्जाम का जवाब देने की पाबंद हूँ। कमरे में चंद सेकंड खामोशी छा गई। अफसर ने इसे बगौर देखा जैसे इसके चेहरे से कोई दरार ढूंढ रहा हो। तो आप अपने बयान पर कायम है? इसने आंखें पूंछे, नजरें बुलंद की। जी, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जब तक मेरे वकील मौजूद नहीं होंगे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लेडी पुलिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। अफसर ने फाइल बंद की। ठीक है,
آپ کو قانونی طریقے سے مزید پوچھ گچھ کے لیے روکا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ آپ تعاون کریں گی. وہ خاموش رہی. دل ابھی بھی خوف سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے اندر ایک بات واضح تھی. وہ کسی دباؤ، کسی دھمکی، کسی الزام کے آگے وہ سچ نہیں بدلے گی جو اس کے لیے واحد بچاؤ تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. دوپہر سے رات ہو چکی تھی. اسے اس کمرے سے باہر نہیں نکالا گیا تھا. کمرے میں رات کا سناٹا بھرا ہوا تھا. وہی تیز روشنی، وہی بے رحم دیواریں، مگر اب اس کے اندر توانائی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. وہ کرسی پر بالکل نڈھال بیٹھی تھی، سر گھٹنوں کے درمیان، آنکھیں سوجی ہوئی، آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر سینہ اب بھی بھاری تھا. دل میں ایک مستقل خوف جم گیا تھا، ایسا خوف جو سانس کے ساتھ اندر باہر ہو رہا ہو. بچے کے وجود کا احساس اسے بار بار چونکا دیتا، جیسے کوئی کمزور دھڑکن اسے یاد دلا رہی ہو کہ ہارنے کی اجازت نہیں. اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. وہ چونک کر سیدھی ہوئی، قدموں کی آہٹ سنی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اگلے لمحے دروازے میں زرار کھڑا تھا. اسے دیکھتے وہ ضبط توڑ بیٹھی. ایک لمحہ بھی نہ لگا. وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی. روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے اس سے ایک لمحے میں اپنی پوری زندگی مل گئی ہو. اس کا وجود کپکپا رہا تھا. زرار نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا. مضبوطی سے اس کی آواز پرسکون مگر گہری تھی. بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، سب سنبھال لیا میں نے. مگر وہ سننے کی حالت میں نہیں تھی. وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، زرار، وہ پولیس والے، وہ کہہ رہے تھے مجھے مار دیں گے. میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ آپ زندہ، میں قسم کھاتی ہوں. آپ کیوں آئے؟ اگر وہ لوگ آپ تک پہنچ گئے تو وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. زرار وہ ذرا سا پیچھے ہٹا. اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں میں دیکھا. میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوگا. تمہارا شوہر زندہ ہے اور یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے تم پر ہاتھ ڈال کر بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ سسک اٹھی. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا. زرار مجھے ہر وقت لگتا رہا کہ اگلا لمحہ میرا آخری ہوگا. اس کے لہجے میں غصہ شامل ہو چکا تھا. وہ غصہ جو بہت دیر سے دبایا گیا ہو. کچھ نہیں ہوگا، پورا نظام میں نے الٹ کر رکھ دیا ہے. جو اس کھیل میں شامل تھا سب سامنے آ چکے ہیں. جن لوگوں کو میں بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی نہیں بچے. اب کوئی پردہ باقی نہیں رہا. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. اور کیس ختم؟ اس نے مختصر جواب دیا. میں بھی باعزت بری ہوں اور تم پر لگایا گیا ہر الزام بھی ختم ہو چکا ہے. جن لوگوں نے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا وہ خود جواب دیں گے. میں اب کسی کی ذمہ داری نہیں لوں گا. مجھے صرف اپنی بیوی بھی دیکھنی ہے. بھاڑ میں گیا سب کچھ. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس بار خوف کے ساتھ تھوڑی سی امید بھی تھی. وہ مجھے بہت ڈرا رہے تھے. زرار مجھے لگ رہا تھا میں یہاں سے زندہ نہیں نکلوں گی. اس نے اسے پھر اپنے ساتھ لگا لیا. میں جانتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں. تو میں اس حالت میں یہاں لانا ان کی حماقت تھی. میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، قانون کے اندر رہ کر. مگر سختی سے اس نے کمزور آواز میں کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ہمیں کسی سے بدلہ نہیں چاہیے. بس مجھے یہاں سے لے جائیں. ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے بیرون ملک، کہیں دور. اس نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا، جیسے اس کی دل کی بات کو تول رہا ہو. تم تھک گئی ہو، ڈر میں بول رہی ہو. میں سمجھتا ہوں. وہ فوراً بولی، آپ سب کر سکتے ہیں زرار. آپ امیر ہیں، طاقتور ہیں. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بس یہاں نہ رہیں. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. ہم جائیں گے مگر بھاگ کر نہیں. تمہارا حق، تمہاری عزت اور ہمارے بچے کا مستقبل میں اس خوف کے سائے میں نہیں چھوڑوں گا. آج نہیں تو کل، مگر ہم سر اٹھا کر جائیں گے. وہ اس کے سینے سے لگی رہی. دل اب بھی ڈر سے بھرا تھا، مگر اس بار اس ڈر کے گرد اس کے شوہر کی باہیں تھی اور یہی اس سے ٹوٹنے سے بچا رہا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. وہ اب منظر سے نہیں ہٹا. ان لوگوں نے اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا. اس سے کیسے وہ چلا جاتا؟ اس نے اندر رہ کر ان سب کی جڑیں کاٹ دی تھی. جن لوگوں نے قتل کیا تھا، جو اس کے دشمن بن گئے تھے، وہ سب کو سامنے لے آیا تھا. اس کی بدولت کئی افسر سسپینڈ کیے گئے تھے اور وہ بالکل باعزت بری ہو کر اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا تھا. 9 مہینے بعد ہسپتال کا کوریڈور تیز سفید روشنی سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے لیے وہ روشنی بھی بوجھ بن چکی تھی. دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا. پھر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو. ہر گزرتا لمحہ اس کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا. اندر اس کی بیوی زندگی اور موت کی سرحد پر تھی اور باہر وہ بے بس کھڑا تھا. پہلی بار خود کو واقعی کمزور محسوس کرتے ہوئے سلیمان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا. نظر جھکی ہوئی، ہونٹوں پر مسلسل دعا. کلثوم کے چہرے پر ندامت اور خوف ایک ساتھ موجود تھا. وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر استغفار کر رہی تھی. زرار کے ماں باپ بھی وہیں موجود تھے. ماں کی آنکھیں دروازے پر جمی تھی اور باپ تسبیح کے دانے انگلیوں میں گھما رہے تھے. پورا ماحول خاموش دعا بن چکا تھا. اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا. سب کے دل بیک وقت دھڑک اٹھے. ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں. چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود تھا، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا. وہ جیسے ان کی طرف بڑھی، ان کے قدم خود بخود آگے ہو گئے. سانس روک کر اس نے دیکھا. ڈاکٹر صاحبہ نے نرمی سے کہا،
بہت بہت مبارک ہو زرار صاحب، آپ کے گھر ایک پیارا سا بیٹا ہوا ہے۔ اس کے لیے وہ الفاظ جیسے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو گود میں لیا، ننھا سا چہرہ، بند آنکھیں، ہلکی سی سانس، اور اسی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ پیچھے کھڑے سب لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے دوبارہ کہا، آپ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عام طور پر اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ بار بار آپ کا پوچھ رہی ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بچے کو ماں کے ہاتھوں میں تھماتا ہوا فوراً اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر وہ نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد مگر آنکھیں زندہ تھیں۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا، جھک کر اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا، بہت بہت شکریہ۔ اس کی آواز بھر آ گئی، میرے برے وقت میں میرا ساتھ دینے کے لیے بھی اور اس خوبصورت تحفے کے لیے بھی۔ وہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ اس کے دل میں جیسے کسی نے چبھن سی دی۔ وہ فوراً بولا، میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے، اگر میں پیچھے ہٹا تو یہ دنیا تم پر حملہ کر دے گی۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر مزید سنجیدگی سے بولا، میں نے فیصلہ کر لیا، جب بات فیملی پر آ جائے تو انسان کو اپنے عہدے کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں پوسٹ چھوڑ دوں گا، بابا کے بزنس میں ان کا ساتھ دوں گا، بس تم محفوظ رہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری وجہ سے آپ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، محبت میں 1000 قربانیاں دی جاتی ہیں، میں کوئی بڑی قربانی نہیں دے رہا۔ تم اور ہمارا بچہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی روتی رہی، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ باہر کوریڈور میں ایک ننھی سی زندگی نے سب زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا، اور اندر دو ٹوٹے ہوئے انسانوں نے ایک دوسرے میں پناہ پالی تھی۔ یہی انجام تھا، سبق بھی کہ طاقت، عہدہ اور اختیار سب عارضی ہیں، اصل کامیابی ایک محفوظ گھر اور سچی محبت ہے۔